बच्चों, रोज की तरह हम फिर आ गए आज, और आज फिर एक नई एग्जाम सीरीज लेकर के आए हैं। और जानते हो खास बात क्या है, ये एग्जाम सीरीज मात्र आधे घंटे की है और 10 क्वेश्चन इसमें है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पक्का आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। कहते हैं ना कि हमारी बात को गांठ बांध लीजिएगा, तो हमारी बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आपको आने वाले एग्जाम में इस सीरीज से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, और ऐसी एग्जाम सीरीज आपको रोज मिलती है। और जानते हो, ये आपको एक बात बता दूं, इस एग्जाम सीरीज इस टाइम पे चल रही है ना, इस एग्जाम सीरीज में मात्र 30 लेक्चर है, 30। और 30 लेक्चर अगर आप तैयार करते हैं पूरे 1 महीना, तो जानते हो आपके फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बस आपकी तैयारी बहुत मुकम्मल होनी चाहिए। तैयारी बहुत मस्त करिएगा, बहुत मस्त, बिल्कुल भी सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। और एक बात आपको बता दें, जानते हो, अपने मोबाइल फोन से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन उनको हटा ही दो, बिल्कुल हटा ही दीजिएगा, बिल्कुल हटा दो अपने फोन से उनको। जानते हो, 1 महीना जिससे भी बातें कर, यार दोस्तों से बातें करनी, चैटिंग करनी, जो कुछ भी करना है ना, सब एग्जाम के बाद ही करियो। ठीक है, एग्जाम के बाद ही करियो। 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लो यार, बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। समझ गए हो ना बात को? समझ तो तुम गए ही होगे, क्योंकि जब अपने फ्रेंड की बात समझ जाते हो तो टीचर की बात कहाँ नहीं समझोगे। समझदार तो तुम काफी हो, है नहीं? तो चलो टाइम वेस्ट ना करते, सीधे अपनी सीरीज पे आते हैं। और देखे भैया, बहुत अच्छे समझियो, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बोर मत होना। बोरिंग तो कतई होना नहीं, फिजिक्स तो बोरिंग वाला सब्जेक्ट है ही नहीं यार। बहुत इसमें इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है ना, जब चीजें समझ में आती है ना तो बहुत मजा आता है यार। तो मजे से पढ़िएगा, बिल्कुल बोर मत होइएगा। देखिए मजे से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं, है नी? हाँ तो भैया देखिएगा, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, है नी? बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, समझेगा? ये 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा ना, ये क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म एंड दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज आर। The resistance between the ends connected the battery of negligible internal resistance will be। देखिए भैया क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसका सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसने बोल रखा है कि हमारे पास एक, जानते हो क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है यार, पहले बना लीजिएगा। आप लोगों ने तो बनाया तो है ही, पढ़ा है ना, पढ़ा भी तो आपको है, ये आपको पढ़ाया है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाया है। व्हीटस्टोन सेतु, हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा भैया? सेतु होगा। क्या होगा? सेतु होगा। ये देखिए, ये बैटरी लगा रखी है, और इसमें क्या, यहाँ पे भी आपके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? रेजिस्टेंस जुड़े हुए। भैया अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अच्छे से बिल्कुल समझियो, सब समझ में आ जाइए। ये भी भैया आर ओम का है, यहाँ पर भी आर ओम का लगा दिए, और यहाँ पर भी आर ओम, यहाँ पर भी आर ओम। और बोल है इसका जो, इसमें जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है ना, क्या भैया? गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी जुड़ा हुआ है, धारा मापी जोड़ रखा भैया। इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? आर ही मान लीजिए। ये भैया सिरा ए है, पॉइंट ए है, ये वाला आपका बी है, ये वाला सी है, और ये वाला क्या है आपके पास में डी है। तो भैया यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव सिरा इसका, ये वाला नेगेटिव सिरा। तो भैया करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी, मान लीजिए करंट आई जा रही है, यहाँ पर भैया करंट ये आ रही है, ऐसे वापस आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे करंट भैया क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक, और वैसे ही करंट आपकी इधर से निकलेगी, तो वही करंट आपकी एक में मिल जाएगी, वापस आ जाएगी। देखिएगा भैया यहाँ पे तो क्या बोला, सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आप इसको तो समझते ही हो, ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो भैया बताओ, जब ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो बताओ ये जो आपका यहाँ पे विकर्ण बीडी है, ठीक, डायगोनल बीडी है, इसमें जो धारा मापी में जो रेजिस्टेंस है, तो इसमें भैया कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये तो रेजिस्टेंस आपका इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा। तो भैया क्या करेंगे, इसको तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है,
तो विकर्ण बीडी में मतलब डायगोनल बीडी में जो आपका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर में उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब प्रभावहीन हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए भैया इसका जो चेंजिंग फिगर जानते हो कैसे बनेगा? इसका चेंजिंग फिगर भैया कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ पे हम बना दिए हैं, ठीक है, और चीजों को अच्छे से भैया समझिए, ठीक है। देखो ये इसका हमने चेंजिंग फिगर यहाँ पर भैया बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो आपकी बैटरी लगी थी, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये भैया आपका आर, ये वाला भैया आपका, इसको मैंने छोड़ दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं आपका, ठीक है। ये वाला भी भैया आर, ये भी वाला भैया क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये भैया पॉइंट आपका ए था, ये भैया पॉइंट आपका क्या था? सी था, ठीक है। तो अब ये पूछा कि जो बैटरी लगी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? निग्लिजिबल है, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है क्या है इसका? बिल्कुल नगण्य है। तो आपको क्या बताना है? इस बैटरी के सिरों के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, कितना होगा। तो देखिए भाई ये दोनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में है भैया? ये भी आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करते हैं, मान लीजिएगा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध है क्या है? R1 है। तो भैया आपका जब निकालेंगे R1 तो क्या हो जाएगा? ये वाला R प्लस ये वाला R, मतलब ये R प्लस R क्या हो जाएगा जानते हो? ये भैया हो जाएगा आपके पास में 2R हो जाएगा। सेम आपका भैया इनका मान लीजिएगा इक्विवेलेंट क्या है? इसका भी 2R ही आएगा, क्योंकि इसका 2R आया तो इसका भी तो 2R आएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो R है। लेकिन मान लीजिएगा इसका भैया R2 है, क्या है? R2, तो क्या हो जाएगा? R प्लस R यहाँ से क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? इसका अगर सर्किट में चेंज करूंगा तो जानते हो कुछ इस तरीके से इसका बनेगा सर्किट, इस तरीके से भैया जरा देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरीके से आपके पास में कुछ इमेज बन जाएगी इसकी। ये भी आपके पास में 2R और ये भी आपके पास में 2R। अब बताओ 2R ये किस कॉम्बिनेशन में है? दोनों ही भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब समांतर क्रम में है। तो इनका निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो मान लीजिएगा इनका इक्विवेलेंट क्या है? R डैश। क्या है भैया? R डैश। तो आपको निकालना क्या है? 1/R डैश बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये भी R1 है, ये भी क्या है? R2 है नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ से 1/R डैश बराबर में 1/2R प्लस 1/2R। इनका देखिए भैया क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर इनका सेम है, मतलब इनका हर क्या है? सेम है नहीं। तो क्या होगा? सीधे ऊपर का टर्म जोड़ दीजिएगा, 1 प्लस 1 भैया हो जाएगा 2 अपान में आपके पास में 2R। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर R डैश यहाँ पे R। तो भैया R डैश की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? RO। तो जो बैटरी लगी है जानते हो, तो उसके सिरों के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? वो R ओम ही होगा, क्योंकि इसका इंटरनल क्या है? नगण्य है, निग्लिजिबल है। तो भैया आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चीजों बहुत अच्छे समझिएगा, समझ में तो आएगा ही आएगा, और समझ तो तुम गए ही होगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। भैया देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 cells each of 6 volt EMF are connected in parallel. EMF of the combination will be in volt. देखो भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी कह रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स आर निग्लिजिबल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपसे बोला, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको वो पढ़ा रहे हैं जो 2022, 2019, 2020, 2018 में लगातार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो देखिए भैया ये आपसे कह रखा है, थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बना देते हैं तो अच्छे से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आपके पास भैया जानते हैं क्या? 3 सेल दे रखे हैं, 3 सेल दे रखे हैं इस तरीके से। इनका इंटरनल भी कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भैया, मतलब समझ गए, और कुछ नहीं। लेकिन उसने यहाँ पे बोल रखा है कि ये क्या है? निग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य है। क्या है? नगण्य।
इस तरीके से बना दीजिएगा। मान लीजिए आपका कोई ये लगा हुआ है, छोड़ो, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सिरा ये नेगेटिव सिरा। इसका भी ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट दे रखा है, इसका भी 6 वोल्ट दे रखे हैं और इसका भी 6 वोल्ट दे रखे हैं। हालांकि इसके क्या होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, इंटरनल वाले, समझिएगा इंटरनल वाले। इसका मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या इसका है, बी है, ये समझिएगा। तो लेकिन उसने ये बोल रखा कि जो यहाँ पे सेल जोड़े गए हैं तो प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो क्या 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। तो पूछा पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ क्या होगा। और ये भी बोल रखा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो जरा समझिएगा, देखो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इन तीनों सेलों का जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो पॉइंट ए से है, मतलब एक ही पॉइंट से, और जो निगेटिव वाला सिरा है वो दूसरे पॉइंट बी से। मतलब इन तीनों सेलों का जो पॉजिटिव सिरा है वो एक पॉइंट से है और निगेटिव सिरा है वो एक पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से है नहीं। तो जानते हो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ होगा, जानते हो कितना होगा, वो 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना एक सेल का ईएमएफ है उतना ही टोटल का ईएमएफ होगा। तो जानते हो यहां से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो कितना होगा भैया, 6 वोल्ट। तो यहां पर भैया जानते हैं इसका जो भी राइट आंसर होगा, देख लेते हैं इसका कौन सा है। तो भैया इसका जो ऑप्शन नंबर है लास्ट वाला, 4th वाला, 6 वोल्ट, बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर है। तो भैया ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। हाथ भैया देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज। यहां पर आपसे जानते हो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है, देखिएगा भैया। तो हम जानते हो एक चीज, एक रिलेशन आपको पता होगा, आपको पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताया था। जानते क्या होता है भैया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जानते हो क्या होता है। तो इसमें भैया जानते हो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I = NE/AVD। यहाँ पे DVS सफिक्स में है, ये रिलेशन भैया होता है, आपको पढ़ाया था जब मूवमेंट मैंने कराया था कि रिलेशन आपको फाइंड करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो वहां से रिलेशन निकाल के लाए थे, I = NE/EVD, जहां पे N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्या है जानते हो जो भी कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब जानते हो भैया करंट डेंसिटी, देखो क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी जो होता है इसे भैया J से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जानते क्या होता है, I/A होता है, I/J = I/A, जहां J क्या है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व है, क्या है धारा घनत्व। तो I की वैल्यू तो मुझे पहले से पता है, क्या करेंगे I की वैल्यू यहाँ पे भैया पुट कर दीजिएगा इस तरीके से, अपान में क्या है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा J = NE/VD। तो भैया देखिए क्या आपके पास कोई ऐसा रिलेशन है J = NE/VD, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भैया इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही J = NE/VD बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैया देखिएगा आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम जानते हो आपको क्या करना है, ये वीडियो ये सीरीज बिल्कुल आपको फैला देनी, चारों तरफ आप फैला दीजिएगा, आपके दोस्त दुश्मन
अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मेहमान कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सभी को फैला दीजिएगा, मतलब सभी को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा। इतना काम कर सकते हो, बाकी काम तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। ये काम तुम्हारा है, इसे आपको करना ही है, इसे आप कीजिएगा, बाकी अपना काम मैं कर रहा हूँ। यार मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। समझ गए हो ना, इतना आपको करना है। तो भैया देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये क्वेश्चन तो आप समझ गए बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, से पूछा गया है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपको यूनिट बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें चूज कीजिएगा कि भैया कौन सा सही होगा। तो भैया देखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि सपोज कर लो ये कोई वायर है, ये कोई क्या है भैया वायर है, जिसका ये क्या है, ये भी इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मान लो इसमें करंट क्या भैया आई फ्लो हो रही है, और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है एल है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन के एरिया। तब यहाँ पे जो आर होता है, रेजिस्टेंस आर होता है, वायर का जो रेजिस्टेंस आर है वो क्या होगा, इस कंडक्टर मतलब इस चालक की लंबाई के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, इसके क्रॉस सेक्शन के एरिया के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए, मतलब यहां से अगर इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जानते हो क्या होगा डिक्रीज होगा। क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इन दोनों रिलेशंस को भैया जब कंबाइंड कर देते हैं तो मेरे पास रिलेशन ये आ जाता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ये आ जाता है। तो ये क्या करेंगे, जब ये साइन हटाते हैं तो ये भी कांस्टेंट लेते हैं एल अपॉन ए, जहां पर ये रो एक कांस्टेंट, रो क्या भैया है कांस्टेंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी ना, जहां पे आपका रो एक कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं उस मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से जब मैं इसका फार्मूला फाइंड करता हूं रो का, तो भैया क्या निकल के आएगा जरा देखिएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में एल। तो इसकी मुझे यूनिट चाहिए, तो मैं रेजिस्टेंस की यूनिट फाइंड करनी होगी, और एरिया की और लेंथ की। तो भैया जानते हो इसकी यूनिट मुझे पहले से पता है, क्या होती है क्या होती है ओम होती है। ये भैया एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है। ये लेंथ की क्या होती है भैया मीटर होती है। तो मीटर की पावर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा जानते हो, क्या बचेगा ओम इंटू में मीटर, ठीक है। तो यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो भी यूनिट हम निकाल के लाए वो क्या होती है ओम इंटू मीटर होती है। तो अच्छे समझ गए होंगे भैया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहला वाला इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर भैया। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये कैसे होता है, तो अच्छे से समझ गए होंगे ना, अच्छे समझो भैया, समझो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा गया है अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेट। आपके ऑप्शन है, पहला है ओनली बाय द मूविंग चार्ज, सेकंड है ओनली बाय द चेंजिंग बाय इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड वाला है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। भैया देखिएगा जरा समझिएगा, हमारे पड़ोस में कुछ म्यूजिक लवर लोग रहते हैं, तो म्यूजिक बजा रहे हैं, हो सकता है शायद सुनाई भी पड़ रहा हो आपको। अगर भैया सुनाई पड़ रहा हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा और आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। समझ गए हो, बस समझते तो आप लोग हो ही। देखिए भैया बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरा समझिएगा, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेट, देखिए भैया समझिएगा, पहला ऑप्शन है ओनली बाय द मूविंग चार्ज। देखिए भैया जब आपका चार्ज स्टैटिक स्टेज में है, स्टैटिक पोजीशन मतलब जब आपका चार्ज रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्थित है, क्या है एक रुका हुआ चार्ज, स्थिर चार्ज मतलब चार्ज क्या है स्थिर। तो स्थिर चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एक स्थिर चार्ज।
स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। और अगर चार्ज मोशन में है, क्या है, अगर चार्ज मोशन में है, मोशन कर रहा है, मतलब मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका कई बार आया भी एग्जाम में कि एक मूविंग चार्ज मतलब क्या क्या जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। और जानते हो चुंबकीय क्षेत्र किससे जनरेट होता है, अगर किसी वायर में, जैसे मान लीजिए अगर ये वायर है, मान लो सपोज करो ये वायर है यार, हालांकि मेरे हाथ में भी मार्कर है, मान लो ये वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर दी जाए, इसमें धारा फ्लो कर दी जाए, ठीक है, तो इसमें जो बहने वाली धारा है जानते हो इस वायर में क्या, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर देगी। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वो भी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगी। समझ गए, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो भी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करेगा भैया। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बात बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बता रहा है कि पहली वाली भी बात सही है, दूसरी वाली भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या होगा, राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, आप लोग समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। हाँ भैया देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। देखिए भैया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको यूनिट नहीं निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ लीजिएगा इस बात को भैया। देखो ये क्लियर कर देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स क्या होगा, मीन्स भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पे ये ना करना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट फाइंड कर देना, फिर गलत हो जाएगा। समझ गए, अब तो हमें इसकी भी यूनिट फाइंड करनी है, मतलब हमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है। समझ गए ना, तो इसकी यूनिट कैसे फाइंड करें जानते हो, बाय द फार्मूला। हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, बाय द फार्मूला। ये क्या होता है, बाय द फार्मूला, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए भैया यहां से हम ये दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या दिखा रहे हैं भैया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिखा दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड को भैया बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मान लो इसमें भैया कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है, सपोज कर लो भैया इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिएगा इसकी लेंथ जो है L है, इसमें जो करंट है, इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना दिया, ये आपका जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये कोई आपका वायर रखा हुआ जिसकी लेंथ क्या है, L है, करंट I है, और ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, जहां ये वायर की जो लेंथ है L, ये क्या कहते हैं, ये फील्ड से थीटा एंगल बना रही है यहाँ से। तो इस पे जो क्या कहते हैं, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स जानते हो क्या होगा, फोर्स क्या होता है आपका I BL साइन थीटा, क्या होता है, थीटा।
ये फोर्स भैया वर्क करता है। अब मान लीजिएगा अगर ये वायर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो फील्ड के, तब भाई यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तब फोर्स कितना वर्क करेगा, तो फोर्स भैया वर्क करेगा IBL। ठीक है। अब अगर यहां से मैं B इक्वल टू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, F/IL। क्यों मुझे इसी की तो यूनिट फाइंड करनी है। इसकी यूनिट फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि हम फाइंड करेंगे यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, मतलब समझ गए ना। अब देखिएगा भैया, तो अगर मुझे इसकी यूनिट चाहिए तो फोर्स की यूनिट चाहिए होगी, करंट की चाहिए और लेंथ की चाहिए भैया। तो फोर्स की क्या होती है बताइएगा, फोर्स की भैया होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और ये करंट की क्या होती है भैया, एम्पियर, शॉर्ट में लिखा भैया एम्पियर। और लेंथ की भैया क्या होती, मीटर। समझ गए। तो वही यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और जानते हो क्या, ये इसकी भी एसआई यूनिट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, तो एक तो भैया इसकी यूनिट यहाँ पे फाइंड कर ला। अच्छा, ये फिगर जो है इसको मैं भैया इरेज किए देता हूं, समझाने के लिए बनाया था और समझ तो आप गए ही है ना। अच्छा, जानते क्या होता, अब ये इसकी यूनिट एक और फाइंड करते हैं, जानते हो, बाई द definition of magnetic flux। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैंने एक मैथमेटिकली रिलेशन आपको बताया था। जानते क्या होता है, फाइव इक्वल टू होता है भैया BA cos थीटा। जहां B होता है मैग्नेटिक फील्ड, A क्या होता है एरिया जहां से फील्ड लाइन पास होती है, और थीटा क्या होता है B और A के बीच का क्या होता है एंगल होता है। अगर यहां पर भैया थीटा आपका 0 हो, क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है, तो फाइव B क्या हो जाएगा, तो आपके पास फाइव B हो जाएगा BA। ठीक है, तो अगर यहां से यूनिट फाइंड करेंगे भैया मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या हो जाएगा 5B/A। अच्छा, 5B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, ए क्या है, एरिया। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जानते क्या होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। तो इसकी यूनिट भैया लिख देंगे वेबर। ये भैया एरिया है, एरिया क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये भी भैया क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो भैया इसकी यूनिट ये हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक भैया ये हो गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गई। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, मतलब ये इसकी यूनिट है। इससे हम लोग भैया टेस्ला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, टेस्ला भी बोलते हैं। इसकी एक यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। तो टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारी इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है। और तीनों ही भैया एक सिस्टम में है। किसमें, तीनों ही एक सिस्टम में है। तो भैया इसकी तीन यूनिट मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और यूनिट बताता हूँ, जानते क्या होती है, इसकी भी एक और यूनिट होती है। कुछ पार्ट इसका इरेज कर लेते हैं यहां से। देखो भैया, इसकी एक और यूनिट होती है, जानते क्या होती है गॉस। क्या होती है, गॉस होती है। ठीक है, बट जानते हैं यहाँ पे, बट जानते को बता दें, देखिएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर आपका 1 टेस्ला। ठीक, या फिर आपका क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तीनों ही भैया यूनिट क्या होती है, एक सिस्टम में होती है, और तीनों ही एसआई सिस्टम की यूनिट। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या होती है, एक सिस्टम में होती हैं, बट गॉस इनके सिस्टम में नहीं होता है। तो अगर गॉस के बराबर करेंगे, जानते क्या होगा, 10⁴ गॉस हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको कन्वर्ट करना हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को गॉस में, तो क्या करेंगे, एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू क्या होगा, या फिर एक टेस्ला बराबर, या फिर एक वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁴ गॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने इसकी आपको 4 यूनिट बता दी। ठीक है, तो यहां पर जो आपका देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है उसमें 3 यूनिट आपकी लिखी होगी। एक तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखी है, टेस्ला लिखी है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा, ऑल ऑफ दीज वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां से बताऊंगा, जानते हो क्या, आपको जानते हो अभी मैंने जो यहां से फॉर्मूला निकाला है F = IBL,
आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां से मैं आपको इसकी जो डायमेंशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायमेंशन आपको बताऊं कि अगर डायमेंशन आपको निकालनी पड़ जाए तो आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे बचुआ। देखिएगा भैया, अगर मतलब थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसको हटा दीजिएगा। तो यहां से भी आपके पास में v क्या हो जाएगा, f अपान में IL। तो अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले, क्या पूछ ले, डायमेंशन, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा भाई, ऊपर आपका फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL⁻⁻2 होती है, ठीक है। नीचे में क्या है, करंट है, तो I की क्या होती है डायमेंशन, A होती है। ये भैया लेंथ की क्या होती है, L होती है, ठीक। तो L से L भैया कैंसिल हो जाएगा, है नी, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, जानते हो, नीचे लिख देते हैं। यहां से भैया क्या बचेगा जानते हो, m और t की पावर में -2 और a जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो भैया ये क्या होगा, तो भैया ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। तो डायमेंशन आप लोगों ने यहां से निकाली। अच्छा, अगर पूछ दे कि MKS सिस्टम में इसकी यूनिट बताइए भैया, तो आप कैसे बताएंगे। देखिएगा, तो इसकी जो डायमेंशन मैंने आपको पहले ही बता रखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप डायमेंशन निकालते हैं, बीमा निकालते हैं, तो वो बीमा के सिस्टम में ही इसकी यूनिट जो है निकाल देती है, ठीक है। तो देखिए यहां से भी क्या करेंगे, एम यूज होता है भैया मास के लिए, तो मास की यूनिट क्या होती है इनके सिस्टम में, किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम। अच्छा, टी यूज होता है भैया टाइम के लिए, तो टाइम की यूनिट भैया क्या होती है, सीजीएस करो चाहे एफपीएस करो चाहे एमकेएस करो, तो टाइम की यूनिट भैया क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर हो जाएगी, इसकी पावर भैया -2 है, तो सेकंड की पावर हो जाएगी -2। ये ए यूज होता है एम्पियर के लिए, ठीक, तो इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए की पावर -1। तो भैया इसकी एम के सिस्टम में यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम, सेकंड की पावर -2, एम्पियर की पावर -1। तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 इसकी यूनिट और 2 बातें एक्स्ट्रा आपको बता दी। मतलब यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछे हैं द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इन एसआई सिस्टम। परमिएबिलिटी मतलब होता है चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता की एसआई सिस्टम में यूनिट पूछिए, यूनिट तो आपको भैया बतानी है। अब देखिएगा, क्या आपको फाइंड करने जानते हो, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इन एसआई सिस्टम। देखिए भैया यहाँ पे क्या करते हैं, तो जानते हो भैया, आपको मैंने एक रिलेशन बताया था बाय द फार्मूला। कौन सा फार्मूला जानते हो, बायोसेवर्ट का लॉ तो आपको पढ़ा है, फ्रॉम द बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट का लॉ भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके स्मॉल एलिमेंट के कारण, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो जानते हो वो क्या होता है यहां से, वो ये होता है dB = μ0/4π × I dl sin θ/r²। जहां भैया μ0 क्या जानते हो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसी को तो बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जानते क्या कहेंगे इसे, निर्वात की चुंबकशीलता, हिंदी में लिख देते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो भैया मुझे इसकी एसआई यूनिट फाइंड करके लानी है,
तो देखिए भैया पे जानते हो डीएल क्या है, डीएल जो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जो धारावाही चालक है उसकी स्मॉल लेंथ, ठीक है। और ये और क्या है, वो डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है, तो जो थीटा होता है ना वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, आई क्या है उसमें बहने वाली करंट है। तो भैया देखिएगा अगर मैं क्या करता हूं, अगर थीटा मान लीजिएगा सपोज करो थीटा अगर क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, तो भाई यहां से आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन आपके पास बन जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना यहां से। तो मुझे भैया इसकी यूनिट फाइंड करनी थी, इसको एक तरफ कर लो बाकी सारा टर्म एक तरफ ले जाओ। तो क्या करते हैं यहां से, तो जैसे ही करेंगे म्यू नॉट बराबर में तो क्या होगा, या 4 पाई उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई db इंटू में भैया आर स्क्वायर, इंटू में आर स्क्वायर अपान में क्या होगा आई इंटू dl। तो देखिए भैया मुझे अगर क्या करनी इसकी यूनिट फाइंड करनी है तो इन सब की यूनिट रखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 4 का भैया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की कोई भी यूनिट नहीं होती। dB क्या भैया मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो भैया रखिएगा इसकी यूनिट देखिएगा। तो dB की भैया अभी मैंने आपको बताया यूनिट क्या होती है न्यूटन पर एम्पियर, इसको ऐसे लिखते हैं क्या होती है भैया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होती है। ये भैया डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि भैया इसकी मीटर होगी बट इसका स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे अपान में आई भैया क्या होती है एम्पियर, क्या होती है एम्पियर। ये डीएल क्या है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की स्मॉल मतलब क्या है लेंथ है, तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भैया मीटर हो जाएगी। तो देखिए भैया यहां से जानते क्या होगा, तो देखिए भैया इस वाले मीटर की पावर से ये वाला मीटर भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब जानते हो टर्म क्या होगा, जानते हो ये वाला जो टर्म है इसकी भी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास क्या बचा अभी ऊपर मेरे पास बचा हुआ है न्यूटन इंटू में मीटर, नीचे क्या हो जाएगा भैया एम्पियर की एम्पियर से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा भैया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी भी यूनिट क्या निकल के आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर निकल के आ गई। तो देखिए न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से तो है ही नहीं, बट क्या है इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी भी यूनिट क्या है, एक तो इसकी यूनिट ये हो गई कि म्यू नॉट इक्वल टू यूनिट इसकी क्या होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक तो इसकी यूनिट हम फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ गया कि मैंने इसकी यूनिट कैसे फाइंड की है। अच्छा इसकी और भी बहुत यूनिट है तो वो आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा उनको भैया कैसे हम निकालते हैं यहाँ से जरा देखिएगा। अभी देखिएगा आप लोग यहाँ से ये जो मेरे पास फॉर्मूला लिखा रखा है तो यहाँ से ही निकालेंगे यूनिट। 4 पाई भैया कांस्टेंट है, तो dB की यूनिट एक और मैंने आपको बताई थी, जानते क्या बताई थी, हमने बताई थी आपको टेस्ला, क्या बताई थी टेस्ला, तो भैया टेस्ला रख दीजिएगा है नी इनटू में इसकी भी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगा अपान में इसकी क्या हो जाएगी भैया एम्पियर हो जाएगी, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसकी क्या हो जाएगी भैया मीटर हो जाएगी। तो इसकी मीटर की पावर से ये वाला मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा टेस्ला इनटू में मीटर अपान में एम्पियर। तो इसकी भी एक और यूनिट हो गई, क्या हो गया टेस्ला इनटू मीटर अपान में एम्पियर हो गई। अच्छा जानते हो अभी तो मैंने इसकी एक और यूनिट आपको बताई थी, अब वो वाली तो रखेंगे यहां से। अब जानते हो इसकी और भी फाइंड करते हैं, इसकी मैंने आपको अभी एक यूनिट बताई थी, जानते हो क्या बताई थी भैया वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू में भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी अपान में नीचे इसकी क्या हो जाएगी एम्पियर हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी भैया मीटर हो जाएगी। यहां पर देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास जानते हो वेबर पर एम्पियर इनटू में मीटर। तो देखिए भैया इसकी एक तो इसकी भी यूनिट ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और एक तो टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर और एक वेबर पर एम्पियर मीटर। तो ये इसकी तीनों ही एसआई यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ पर ये तीनों ही हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसकी कोई और भी यूनिट होती होगी। तो ये तीन आप लोग समझ गए हैं, जरा देख लीजिएगा, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि इसकी और भी यूनिट हम आपको बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए भैया इसकी और भी हम बता रहे हैं, तो इसको इरेज किए दे रहे हैं जरा,
तो इसकी भी जो अभी यूनिट लिखी वो जरा ध्यान रखिएगा कौन सी लिखी। देखो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एक मैंने लिखी थी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक थी कौन सी जानते हो, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। एक भी हमने लिखी थी वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर में लिखी थी। हाथ में ये वाली इसकी जो 3 यूनिट है जरा ध्यान रखिएगा, इनका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जानते हो हम आ जाते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। ये इसकी जब डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैथमेटिकली एक रिलेशन मैंने निकाला था N5 = Li, जहां L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, I क्या होती है, करंट होती है, N5 भी जानते हो क्या होता है, ये नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो भैया अगर यहां से मैं L की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी जानते हो, N5 अपॉन में I, जहां N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ये 1 हो तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में I हो जाएगा ये। अच्छा 5 जानते क्या, 5 भी है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा इसकी यूनिट भी जानते क्या होती है, इसकी भी यूनिट होती है वेबर, ठीक है। इसकी नीचे क्या भैया करंट की क्या होती है एम्पियर। तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जानते हो क्या होती है वेबर पर एम्पियर, और जानते हो इसे भैया हेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे भैया हेनरी बोलते हैं। तो वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोलते हैं। अब जरा आप लोग इसमें आ जाइएगा ऊपर, यहां पर आपके पास क्या लिखा है वेबर पर एम्पियर लिखा है, तो भैया वेबर पर एम्पियर क्या हो जाएगा हेनरी हो जाएगा, अपॉन मीटर तो है, तो भैया यहां से जानते हो क्या हो जाएगा हेनरी पर मीटर। तो भैया यहां से जो म्यू नॉट आपका है इसकी एक और यूनिट हो जाएगी हेनरी पर मीटर भैया। तो देखिएगा क्या ये आपके ऑप्शन में है, तो जरा भैया देख लेते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल क्या है राइट आंसर, हेनरी पर मीटर भैया यहाँ पर आपके ऑप्शन में है। तो इसकी भैया यूनिट क्या होती है हेनरी पर मीटर। तो देखिए भैया अभी तो आपके ऑप्शन में ये दे रखा था, आपको अगर पता होता तो मान लो आप ऑप्शन टिक करते, लेकिन अभी तो इसकी 3 यूनिट और भी है, तो ये भी तो कोई ऑप्शन में दे रखा हो सकता था। तो आपको ये सभी यूनिट फाइंड करने की, आपको कैसे यूनिट ये फाइंड करनी है ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो तो भैया अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो पूछे आपसे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। देखो भैया यहां से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट पूछे हैं, जैसे समझिएगा। हाँ भैया देखेगा जैसे भैया यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग लूप है, क्या है करंट कैरिंग लूप, और ये भी सर्कुलर फॉर्म में मान लो इसकी रेडियस क्या है आर है, क्या है आर। तो भैया इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है नी। मतलब इसमें भैया करंट क्या आई फ्लो हो रहा है इस तरीके से, है नी। अगर मान लीजिए कोई आपका स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, इसकी ये साइड ए है तो ये भी भैया क्या होगी ए होगी, है नी। इसमें भैया करंट आई फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई, इसका हो जाएगा भैया ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए भैया कोई रेक्टेंगुलर लूप है आपका, इसमें ये करंट फ्लो हो रही इस तरीके से भैया, इसकी मान लो ये साइड क्या भैया एल है, ये साइड इसकी क्या है बी, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा इक्वल टू एल बी हो जाएगा, है नी, एल बी हो जाएगा। तो यहां से मान लीजिएगा अगर इसका मैं निकालू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या निकालू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो इसे भी आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जानते क्या होता है ये होता है आई इंटू ए, ठीक है, आई इंटू ये होता है। अगर लूप में भैया ध्यान दीजिएगा, अगर लूप में भैया एन टर्न्स है, क्या एन टर्न्स, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए। तो भैया यहाँ से एन तो क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो हमारे फार्मूला क्या रहेगा एम इक्वल टू आई ए रहेगा ना।
तो अगर इसकी निकालेंगे यूनिट तो जानते हो, तो इसकी यूनिट रखेंगे, इसकी क्या होती है एम्पियर होती है, और ये एरिया क्या होती है भैया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है क्या होती है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होती है। भैया इसे मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होती है। तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन अभी आपको हम बता चुके हैं। पूछा द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जो भी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला, वहां पर मैंने आपको बहुत सारी यूनिट बताई थी। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन दे रखा है ना, तो उसमें से आपका ऑप्शन जो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये देखिए आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पूछे करंट I is flowing in a wire of length L. Wire is inclined at an angle 30 degree with the magnetic field B. Weber per square. The force on the wire due to magnetic field will be. देखिए भैया अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा है, इसमें करंट I है, उसकी लेंथ L है, तो उस पर भैया फोर्स कितना वर्क करता है F इक्वल टू I B L साइन थीटा वर्क करता है नहीं। अभी हमने आपको फिगर बनाया था फील्ड वाला, इस तरीके से वायर रखा था ना वहां से। तो ये देखिएगा यहाँ पे बोल रखेंगे थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो उस वायर पे फोर्स कितना वर्क करेगा। तो देखिएगा बहुत इजी है, तो F इक्वल टू I B L साइन और 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी F इक्वल टू क्या हो जाएगा I B L, इसकी वैल्यू क्या होती है हाफ होती है ना 1/2 होती है। तो यहाँ से जो फोर्स वर्क करेगा कितना होगा I B L अपॉन में 2 न्यूटन, इतना भी फोर्स वर्क करेगा। तो उम्मीद है आज की एग्जाम सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। समझदार तो आप लोग काफी हैं, तो समझने में तो कोई कमी रही नहीं होगी, ठीक है। और ये लास्ट का जो क्वेश्चन दिखाई पड़ा ना, ये आपके लिए है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन देता है, किसको अच्छे से आता है। बाकी तैयारी करते रहिए भैया अपनी, और मजे मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जो कुछ भी करना है एग्जाम के बाद में करना है, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगली एग्जाम सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।